कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। टीटीपी की दिफाई शुरा का सरबराह दहशतगर्द गिरफ्तार। कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर को एक इंतहाई पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन के जरिए गिरफ्तार किया गया। टीटीपी बनने से पहले बैतुल्लाह महसूद के प्लेटफॉर्म से तखरीबी कार्रवाइयों में हिस्सा लेता रहा हूँ। ऑपरेशन ज़रब अज़्ब के दौरान अफगानिस्तान फरार हो गया था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने अफगान तालिबान की मुकम्मल पुष्टपनाही के साथ BLA मजीद ब्रिगेड और TTP खवारिज का इल्हाक करवाया। BLA TTP इत्तेहाद का हदफ पाक चीन दोस्ती और CPEC को सबोताश करना है। गिरफ्तार दहशतगर्द नसरुल्लाह के होश रुबा इंकशाफात। मुल्क दुश्मन अनासिर को पकड़ने पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के पीछे भारत मुलव्विस है। हमारा एक हमसाया मुल्क दहशतगर्दों को पनाह और माली मुआवनत फराहम करता है। बलूचिस्तान के नौजवान बैरून मुल्क बैठे अनासिर के अजाइम से होशियार रहें। तालिबान इस्लाम की बात करते हैं मगर उनके अफाल गैर इस्लामी हैं। हमारे सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयां कर रहे हैं। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू। TTP के दहशतगर्दों को पाक अफगान सरहद से मुल्हिका इलाकों खुसूसन अफगान सूबा खौस मुंतकिल करने की कोशिश। अफगान तालिबान का इक़दाम कलअदम TTP की सरपरस्ती का वाज़ेह सबूत। पाकिस्तान ने मुतादिद बार अफगान उबूरी हुकूमत को शवाहिद पेश करते हुए TTP को पनाह फराहम करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्दाना हमलों से बेपनाह नुकसान उठा चुके हैं। पाकिस्तानी शहरियों और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ राबते में हैं। सिक्योरिटी के मामलात और दहशतगर्दी के खिलाफ आला सतह पर बातचीत जारी है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरमायाकारी बोर्ड के उमूर पर अहम इजलास। चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली के हवाले से चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान जॉइंट वेंचर मंसूबे की मंजूरी। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत ताजरों और सरमायाकारों के लिए कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर इजलास। पेट्रोलियम और गैस के शोबों के हवाले से पेशरफ्त और तजावीज़ पर ब्रीफिंग। हमें मुतबादिल तवानाई के ज़राए खुसूसन शमसी तवानाई की तरवीज पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है। थर कोल पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। थर कोल की मुल्क के दूसरे इलाकों तक रसाई के लिए रेलवे लाइन के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 715 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 78,650 पर ट्रेड कर रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रोशन मुस्तकबिल की जमानत। SIFC का IT और टेलीकॉम के शोबों में जिद्दत लाने का मंसूबा। 2 लाख तलबा को IT ट्रेनिंग देने और 10,000 रोजगार सेंटर्स के क़याम पर काम का आगाज। IT शोबे में 10 से 20 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी मुतवक्के। इन इक़दामात से मुल्की मईशत मुस्तहकम और तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में PDMA हेड ऑफिस आमद। मरियम नवाज शरीफ को मुमकिन बारिशों और सैलाब से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर में नदी नालों की बरवक्त सफाई की हिदायत। बारिशों की सूरत में हर शहर में पानी की फौरी निकासी का एहतमाम किया जाए। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र आबादी के बरवक्त इनखला की मनसूबाबंदी की जाए। मरियम नवाज शरीफ। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। जनूबी मैदानी इलाकों में भी शदीद गर्मी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज से मशरक़ी इलाकों में दाखिल होगा। सिंध के मुतादिद इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई। कल से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात।
कराची में मौसम शदीद गर्म और मरतूब, आइंदा 3 रोज़ के दौरान गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। सिंध रेंजर्स का आवाम की सहूलत के लिए अहम कदम, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम, ठंडे पानी और शरबत के स्टॉल्स लगा दिए। हीट स्ट्रोक सेंटर्स में रेंजर्स के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। गजा के शुमाली इलाके बैतुल्लाहिया पर इस्राएली फौज की बमबारी, 4 फ़लस्तीनी शहीद, 12 जख्मी। शहीद होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। एक मकान तबाह। मगरबी किनारे में काबिज़ फौज की छापामार कार्रवाइयाँ। कलकलिया और अलखलील से मुतअद्दिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। गजा में इमदादी कारकुनों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इंसानी इमदाद कारकुनों पर बार बार हमले हो रहे हैं, जिसमें वो अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा। मोदी हुकूमत फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में शरीक। भारत ने गजा पर बमबारी के दौरान इसराइल को जदीद हरमेस 900 ड्रोन के साथ दीगर असलहा और हथियार फराहम किए। 8 जून को नुसीरत पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइल की जानिब से मेड इन इंडिया लेबल के भारतीय साख्ता मिसाइल की बमबारी के नतीजे में 40 मासूम फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी और साहिली शहर मोम्बासा में पुरतशद्दुद मुजाहरे, पुलिस फायरिंग से 13 मुजाहिदीन हलाक, मुताद्दिद जख्मी। मुजाहिदीन का पार्लियामेंट की इमारत का घेराव, बिल्डिंग को नजर आतिश कर दिया। मुजाहिदीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। कीनिया के सदर का मुजाहिदीन के साथ सख्ती से निपटने का हुक्म। सिक्योरिटी फोर्सेस सलामती और मुल्क के इस्तेहकाम को सबोताज करने की तमाम कोशिश नाकाम बना दें, विलियम रूटो। मुनशियात का इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिए संगीन मसला। आज दुनिया भर में मुनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद मुनशियात के नुकसानात के हवाले से आगाही और इस्तेमाल की हौसला शिकनी करना है। हुकूमत पाकिस्तान और मुतल्लिका इदारे मुल्क को मुनशियात की लानत से मुकम्मल पाक करने के लिए पुरअज़्म है। मनशियात हमारे माशरे की बका के लिए ख़तरा है। मुश्तरका कोशिशों के जरिए ही हम मनशियात और ममनू आशिया की तकसीम को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। आज के दिन हर शहरी को पैगाम देता हूँ कि वो माशरे से मनशियात के खात्मे के लिए जंग में हुकूमत का साथ दे। मनशियात की रोकथाम के आलमी दिन पर सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का पैगाम। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान तरोबा में मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरा सेमीफाइनल भारत और दिफाई चैंपियन इंग्लैंड के दरमियान प्रोविडेंस में खेला जाएगा। मेगा इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। यूएफा यूरोपियन चैंपियनशिप यूरो कप 2024 फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क नॉकआउट मरहले में पहुंच गए। पोलैंड और सर्बिया का सफर तमाम। मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। आगाह करें सबसे पहले आपको कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी और अहम कामयाबी। TTP की दिफाई शुरा का सरबरा दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर को एक इंतहाई पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन के जरिए गिरफ्तार किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बलूचिस्तान में TTP और BLA मजीद ब्रिगेड के गठजोड़ से दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अड्डे बनाने का मंसूबा नाकाम बना दिया है। दहशतगर्द नसरुल्लाह ने होश रुबा इंकशाफात मंजर आम पर लाते हुए कहा कि TTP बनने से पहले मैं बैतुल्ला महसूद के प्लेटफॉर्म से तकरीबी कार्रवाइयों में हिस्सा लेता रहा हूँ। ऑपरेशन ज़रबे अस्ब के दौरान अफगानिस्तान फरार हो गया था। जनूबी वजीरिस्तान, शिमाली वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान और पाक अफगान बॉर्डर पर पाक फौज की पोस्टों पर तकरीबी कार्रवाइयाँ की। गिरफ्तार कमांडर ने इतराफी बयान में कहा कि गिरफ्तारी के वक्त मैं TTP शूरा के दिफाई कमीशन के सरबराह के तौर पर काम कर रहा था। के दौरान अफगानिस्तान फरार हो गया और वहाँ पर पट्टिका में रहने लगा। इन 16 साल में मैंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ आमनी तौर पर दहशतगर्दी की बेशुमार कार्रवाई में हिस्सा लिया। मैंने पाक फौज के मुख्तलिफ पोस्टों पर जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान,
डेरा इस्माइल खान और पाक अफगान बारों पर कई हमलों में हिस्सा लिया, जिनमें चगमराई चेक पोस्ट, जिंदा सर पोस्ट, वर्लामई पोस्ट, एकमाला सर पोस्ट, जंगारा में इसी की पोस्ट, मालिनाराय पोस्ट, दुआतुई, मकीन रोड पर कनवाई पर हमला और मालिपी चेक पोस्ट पर हमले काबिल जिक्र हैं। इन हमलों में कानून नाफिज करने वाले इदारे और आवाम का बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। जनवरी 2024 में टीटीपी के अमीर मुफ्ती नूर वली महसूद और वजीर दिफा मुफ्ती नज़ाइम ने मुझे कंदहार अफगानिस्तान बुलाया और मुझे बताया कि एक खास मकसद के लिए पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान जाना था और इसमें हमें स्प्रिंग बुलडक से होते हुए BLA के रहबरी की मदद से बलूचिस्तान के जनूब से बॉर्डर क्रॉस करना था। ये प्लान मुफ्ती साहब ने BLA मजीद ब्रिगेड के कमांडर बशीर ज़ेर के साथ मिलकर बनाया था। इस सारे काम के पीछे इंडियन खुफिया एजेंसी रा का हाथ था, जो चाहती थी कि BLA और TTP का इल्हाक कराया जाए और TTP के लिए बलूचिस्तान के इलाके खुशदार में मराकज़ कायम किए जाएँ। इल्हाक का मकसद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महफूज पनाहगाहें बनाना और वहाँ से दहशतगर्दी की कार्रवाई करना था, जिनसे बलूचिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की जा सके। आज मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि TTP का सारा निज़ाम खुसूसन माली मामलात के पसपुश हिंदुस्तान है। मुफ्ती नूर वली महसूद इंडियन खुफिया इदारे रा के एहलकारों से काबुल में इंडियन सफारत खाने जाकर मिलता है, जिसकी मुकम्मल पुष्टपनाही मौजूदा अफगान हुकूमत कर रही है और मौजूदा अफगान हुकूमत TTP को माली मदद, ट्रेनिंग और अफराधी क़ुव्वत भी फराहम करती है। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगू ने कोयटा में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर को पकड़ने में सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयों के पीछे भारत मुलव्वस है। हमारा एक हमसाया मुल्क दहशतगर्दों को पनाह और माली मुआवनत फराहम करता है। बलूचिस्तान के नौजवान बैरून मुल्क बैठे अनासिर के अज़ाइम से होशियार रहें। ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा कि तालिबान इस्लाम की बात करते हैं मगर उनके अफ़ाल गैर इस्लामी हैं। हमारे सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अवाम अपने सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत का साथ दें। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाना है। भारतीय खुफिया एजेंसी TTP और BLA को फंडिंग कर रही है। अफगान तालिबान TTP के सरपरस्त साबित हो चुकी तालिबान के अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद पाकिस्तान ने बारहा अफगानिस्तान हुकूमत पर जोर दिया कि अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी को रोके। पाकिस्तान ने मुतादिद बार अफगानिस्तान को शवाहिद पेश करते हुए TTP को पनाह फराहम करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। TTP के दहशतगर्दों ने मुतादिद बार पाकिस्तान में हमले करवाए और मुल्क का अमन सबूताज करने की मज़मूम कोशिशें की। रवां साल के अवाइल में बुशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला और जून में दीर के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला भी TTP की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की वाज़ेह मिसालें हैं। पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने अफगानिस्तान से होने वाली TTP की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर इंतहाई तशवीश का इजहार भी किया। अफगान हुकूमत की बारहा तरदीद के बावजूद TTP के अफगानिस्तान में महफूज पनागाहों की तस्दीक हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक अफगान सरजमीन पर तालिबान TTP के जंगजुओं को पाक अफगान सरहद से मुल्हिका इलाकों खुसूसन सूबा खोस्त में मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान के इस इक़दाम ने यह साबित कर दिया है कि बरसों से TTP को अफगान तालिबान की सरपरस्ती हासिल है। अमरीका ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की एक बार फिर हिमायत की है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्द हमलों से बेपनाह नुकसान उठा चुके हैं। किसी भी मुल्क को दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी शहरियों और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ राबते में है। मैथ्यू मिलर ने मज़ीद कहा कि सिक्योरिटी के मामलात और दहशतगर्दी के खिलाफ आला सतह पर बातचीत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत ताजरों और सरमायाकारों के लिए कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इस्लामाबाद में सरमायाकारी बोर्ड के उमूर पर अहम इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली के हवाले से चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान ज्वाइंट वेंचर मंसूबे की मंजूरी दे दी। अपने दौरे चीन के दौरान शेंजन में पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों के हवाले से पेशरफ्त पर वज़ीर-ए-आज़म ने जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स और वन स्टॉप शॉप के कानून के मसवदे पर दौरे चीन के बाद होने वाली पेशरफ्त के तनाजुर में नज़रसानी की भी हिदायत की।
انہوں نے کہا کہ چین کی ٹیکسٹائل، چمڑے، فٹ ویئر اور دیگر صنعتوں کی پاکستان میں ری لوکیشن کے حوالے سے بہت استعداد موجود ہے۔ اجلاس کو سیکریٹری سرمایہ کاری بورڈ کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ چینی صنعتوں کو پاکستان میں ری لوکیشن کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد بزنس فیسیلیٹیشن مرکز کے قیام کے حوالے سے چینی ماہرین کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ آسان کاروبار ایکٹ کا مسودہ جلد کابینہ کمیٹی برائے لیجسلیٹو کیسز میں بھیجا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت پیٹرولیم ڈویژن کے امور پر اہم اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں متبادل توانائی کے ذرائع خصوصاً شمسی توانائی کی ترویج پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تھرکول پاکستان کی توانائی کی ضروریات کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم نے تھرکول کی گیسیفیکیشن کے حوالے سے حکمت عملی تیار کرنے اور تھرکول کی ملک کے دوسرے علاقوں تک رسائی کے لیے ریلوے لائن کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی۔ اجلاس کو پیٹرولیم اور گیس کے شعبوں کے حوالے سے پیش رفت اور تجاویز پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کاربن فٹ پرنٹ کافی کم ہونے کے باوجود پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے 5واں سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ متبادل توانائی پر مبنی مصنوعات کے فروغ کے ذریعے ماحولیاتی تبدیلی کے مضر اثرات پر قابو پانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جبکہ ٹائٹ گیس کی پیداوار میں اضافے کے حوالے سے لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ تیل اور گیس پائپ لائن سے چوری کے انسداد کے لیے سمارٹ میٹرز کی تنصیب کی جائے گی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ الیکٹرک بائکس، گاڑیوں اور بجلی پر چلنے والی گھریلو مصنوعات کے حوالے سے پالیسی پر کام کیا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے تجاویز پر کام کیا جائے گا۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ پیٹرول اور گیس کی تلاش کے عمل کو مکمل ڈیجیٹائز کیا جائے گا۔ پیٹرولیم اور گیس کے شعبے میں مسابقت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور مقامی سطح پر تیل اور گیس کی پیداوار میں اضافے کے لیے حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ بایو فیولز کے فروغ کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ دور حاضر میں ٹیلی کمیونیکیشن انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت اور افادیت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ SIFC کے زیر اثر IT سیکٹر میں کیے جانے والے اقدامات میں ٹیکنالوجی زونز اور ٹیکنالوجی پارکس کو فروغ دیا گیا ہے۔ SIFC کی ان کاوشوں کے ذریعے سے پاکستان کا IT سیکٹر نہ صرف قومی بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی الگ پہچان بنا رہا ہے۔ ادارے کی زیر نگرانی IT کمپنیوں کے مختلف ٹیکسز میں رعایت، کاروباری عمل میں آسانیاں اور مالی امداد فراہم کرنے کے لیے پالیسیاں بنائی گئی ہیں۔ نئے سٹارٹ اپس کو ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے انکیوبیشن سینٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ SIFC کے تحت IT کمپنیوں کے لیے خصوصی غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس کھولے جائیں گے۔ 2 لاکھ یونیورسٹیز کے طلباء کو IT ٹریننگ دینے کا منصوبہ بھی بنایا جا چکا ہے اور 10,000 روزگار سینٹرز کا قیام بھی عمل میں لایا جا چکا ہے۔ ان اقدامات سے پاکستان کے IT کے شعبے میں 10 سے 20 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ پاکستان کی معیشت مضبوط اور مستحکم ہوگی اور ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ کاروباری دن کے آغاز سے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے اور اب تک مارکیٹ میں 600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ 100 انڈیکس نے 78,000 کی نفسیاتی حد کو نہ صرف بحال کیا ہے بلکہ اس پر ٹریڈ بھی کر رہا ہے۔ معاشی ماہرین پر امید ہے کہ مارکیٹ بلندی کے نئے ریکارڈز بنائے گی۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کیا ہے ہم نے ذیشان احمد خان سے۔ ذیشان، آگاہ کیجیے گا کہ سٹاک مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے اور پوائنٹس کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں آپ ہمیں کیا اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اب تک رواں مالی سال میں سٹاک مارکیٹ میں کتنے پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے؟ جی بالکل، کاروباری دن کے تیسرے روز کے آغاز سے ہی آج سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا ہے اور اب تک 600 سے زیادہ پوائنٹس کا نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ مارکیٹ نے 78,000 کی نفسیاتی حد کو بحال بھی کیا ہے بلکہ اس پر ٹریڈ بھی کر رہی ہے، جبکہ گزشتہ روز 77,000 کی سطح پر مارکیٹ بند ہوئی تھی۔ اور اس کے مقابلے میں اگر بات کی جائے پچھلے سال کی جولائی 2023 سے لے کے جون 2024 کی، تو مارکیٹ نے 37,000 سے زیادہ پوائنٹس کا نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ اس نے 80,000 کی بلند ترین نفسیاتی حد کو بھی چھوا ہے، جو اس بات کی مثبت اشاریے ہیں، اندیے ہیں کہ مارکیٹ کی جو حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں اس کا تسلسل درست میں گامزن ہے اور بلکہ سرمایہ داروں کا اعتماد بھی اسٹاک مارکیٹ میں بحال ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ SIFC کا قیام ہے، جس کے تحت جو ہے جو سرمایہ داروں کے جو ہے معاملات جو ہے ون ونڈو کے ذریعے فوری طور پر حل کیے جاتے ہیں اور سرمایہ دار اس سے بھرپور امید ہیں کہ اور آئندہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ کو ایمرجنگ ایشیا کی مارکیٹ صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی مارکیٹ کے انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر رہے ہیں اور مارکیٹ جو ہے وہ گزشتہ سال کی نسبت 43,000 کی نفسیاتی حد کو عبور کرتے ہوئے 80,000 کی نفسیاتی حد تک کو چھوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ نے بلندی کی تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ قائم کیے ہیں۔ آج دیکھنا ہے کہ مارکیٹ میں کتنے پوائنٹس کا اضافہ ہوتا ہے اور مارکیٹ کون سے نئے ریکارڈز آج کے دن کے اختتام تک قائم کرتی ہے۔
बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की सदारत में जारी है और आइंदा माली साल बजट की शिकवार जो मुतालबात ज़र हैं उनकी मंजूरी का अमल भी जारी है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे फ़हद जावेद से। जी फ़हद, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी है। इस वक्त कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब माली साल 2024-25 की जो मुख्तलिफ वजारतें और डिवीज़न हैं उनके मुतालबात ज़र और तखमीने की शिकवार मंजूरी का अमल जारी है। इस वक्त उन वजारतों और डिवीज़न की जो मुतालबात ज़र है उनकी मंजूरी का अमल किया जा रहा है जिनके ऊपर अपोजिशन की तरफ से कोई कट मोशन पेश नहीं की गई। वज़ीर ख़जाना उन मुतालबात को ऐवान के सामने पेश कर रहे हैं और इनका शिकवार मंजूरी का अमल जारी है। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी ऐवान में तशरीफ़ लाए तो अरकान ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया। वो इस वक्त भी ऐवान में मौजूद है। पार्लिमानी रिवायत को कायम रखते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की नशिस्त पर जाकर उनके साथ मुसाफा किया और इसी तरह अपोजिशन लीडर के साथ भी उन्होंने मुसाफा किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की, जिसके बाद वो अपनी नशिस्त पर बैठे हुए और इस वक्त वो शिकवार मंजूरी के अमल के अंदर शामिल है ऐवान के अंदर और ऐवान के अंदर मुख्तलिफ वजारतों और डिवीज़न के जो मुतालबात ज़र हैं उनकी मंजूरी का अमल जारी है। जी, बहुत शुक्रिया फ़हद जावेद हमें अपडेट करने के लिए। और अब कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। गजा के शुमाली इलाके बैतुल लाहिया पर इस्राइली फौज की बमबारी में 4 फ़लस्तीनी शहीद और 12 जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। बमबारी में एक मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुजाक ने कहा है कि गजा में इमदादी कारकुनों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं और इस हवाले से इसराइल पर दबाव डाला जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि गजा में इंसानी इमदादी कारकुनों पर बार बार हमले हो रहे हैं जिसमें वो अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। इसराइली फोर्सेस गजा में इमदाद के मतलाशियों को निशाना बनाने के अलावा इंसानी इमदाद के दफातर और इमदादी काफिलों पर भी मुसलसल हमले कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा पर इसराइल की जंग में अब तक सैकड़ों इमदादी कारकुन मारे जा चुके हैं, जिसमें उनरवा के 273 और फ़लस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी के 33 अरकान शामिल हैं। एक बयान में कहा गया है कि गजा इमदादी कारकुनों के लिए सबसे खतरनाक जगह बन चुकी है। मगरबी किनारे में काबिज फौज की छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कलकिलिया और खलील से इसराइली फौज ने मुतादिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। गजा पर जारी इसराइली जारियत को 262 दिन मुकम्मल हो गए और मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली दहशत गर्दी आज भी जारी है। गजा पर इसराइली हमलों का सबसे बड़ा हामी भारत है, जो कि मोदी की मुसलमान दुश्मनी का वाज़ेह सबूत है। मोदी की जानिब से इसराइल को बड़ी तादाद में असलहे की फ्राहमी जारी है। एक इसराइली अखबार के मुताबिक मजलूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म बर्बरियत जारी रखने के लिए भारत ने इसराइल को जदीद हर्मेस 900 ड्रोन्स और दीगर हथियार और गोला बारूद फ्राहम किया है। इसराइल को इन ड्रोन्स की फ्राहमी के लिए मोदी सरकार और दीगर आला हुक्काम ने खुसूसी तौर पर मंजूरी दी है। इससे कबल 8 जून को इसराइली फौज ने गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप पर वहशियाना बमबारी की थी। पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइल ने मेड इन इंडिया लेबल वाले भारतीय साख्ता मिसाइल इस्तेमाल किए। इसराइली बमबारी में 40 मासूम फ़लस्तीनी शहीद जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। फरवरी 2024 में एक भारतीय फैक्ट्री ने इसराइल के लिए 20 खुसूसी ड्रोन्स तैयार किए थे, जो गजा के निहत्ते मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। ये फैक्ट्री अडानी ग्रुप और इसराइली दिफाई कंपनी एल्बर्ट सिस्टम का मुश्तरका मंसूबा है, जो इसराइल से बाहर जदीद ड्रोन्स तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री है। जनवरी 2024 में भारतीय दिफाई कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की जानिब से इसराइल को गोला बारूद और धमाका खेज मवाद फ्राहम किया गया था। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक गजा में जारी इसराइली जारियत में 37,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद जबकि 86,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की है। निहत्ते और मजलूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में इसराइल के साथ साथ भारत भी मुलव्वस है। फ़लस्तीन में भारतीय मिसाइलों के इस्तेमाल से वाज़ेह होता है कि इंतहा पसंद मोदी भारत से बाहर भी मुसलमानों पर हमले करवा कर अपने यहूदी आकाओं की मुकम्मल तायद कर रहा है। भारत में इसराइल का ये गठजोड़ दुनिया को एक खतरनाक जंग में धकेल रहा है। मोदी का अखंड भारत और ग्रेटर इसराइल एक ही नजरिए के दो पहलू हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तशद्दुद के मुतासरीन की हिमायत का आलमी दिन हर साल 26 जून को मनाया जाता है ताकि लोगों को ये याद दिलाया जा सके कि इंसानी तशद्दुद ना सिर्फ काबिल कबूल है बल्कि ये एक जुर्म भी है। भारत की हुकूमत कश्मीरियों की जायज़ आवाज़ों को खामोश करने के लिए अदलिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इंसानी हुकूक की तंजीमों और बैनुल-अक़वामी NGOs के मुताबिक भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद को एक पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करती है। 5 अगस्त 2019 से पहले और बाद में गिरफ्तार किए गए हजारों कश्मीरी तिहाड़ जैसी भारत की बदनामे ज़माना जेलों में बंद हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत आलमी सतह पर तस्लीम शुदा इंसानी हुकूक के कारकुनों, पेशावर अफराद और सहाफ़ियों समेत 10,000 कश्मीरियों को गैर कानूनी तौर पर अगवा किया है। मुतादिद नामवर शख्सियात जिनमें मोहम्मद यासीन मलिक, मुसर्रत आलम भट्ट, शब्बीर अहमद शाह, नईम अहमद खान, आसिया इंदराबी और दीगर समेत दर्जनों आला दर्जे के सियासी रहनुमाओं को उनके घरों से उठाकर भारत की जेलों में भेज दिया गया। इलावासी भारतीय रियासत तशद्दुद के मामले में इम्तियाजी सलूक नहीं करती। ख़वातीन और नाबालिगों को भी इसका निशाना बनाया जाता है। कीनिया के दारकूमत नैरोबी और साहिली शहर ममाबसा में बजट में टैक्सों में इजाफे के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पर पुलिस की फायरिंग से 13 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। मुजाहिरीन ने कीनिया की पार्लियामेंट की इमारत का घेराव करके बिल्डिंग के एक हिस्से को नजर आतिश कर दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। ताहम मुजाहिरीन को रोकने में नाकामी के बाद फायरिंग की गई जिसमें 13 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। कीनिया के सदर विलियम रूटो ने मुजाहिरीन के साथ सख्ती से निमटने का हुक्म दिया है। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा कि वो मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को सबूताज करने की तमाम कोशिश को नाकाम बना दें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि मॉस्को की जानिब से यूक्रेन को जंगबंदी की पेशकश जारी झड़पों को रोक सकती है। ताहम मगरिब ने इस पर गैर जानिबदारी और फहमो फरासत का मुजाहरा नहीं किया। दारकूमत मॉस्को में यमाकोव रीडिंग इंटरनेशनल फोरम की शुरा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन दोनेत्स्क, लुहानस्क, खैरसोन और जापोरेशिया से अपनी फौजें वापस बुला ले और नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश तर्क कर दे तो मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये पेशकश झड़पों को रोक सकती है। ताहम मगरिब ने इस पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। उम्मीद है कि मगरबी सियासतदानों के बरक्स फोरम की शुरा हमारी पेशकश का बगौर जायजा लेंगी और ये मसला सियासी सिफारती ज़राए से हल की जानिब अमली तौर पर मुंतकिल हो जाएगा। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वल्गेरी असमोव और साबिक वज़ीर दिफा सरगेई शोइगोव के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। ICC की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि वारंट गिरफ्तारी शहरी अमलाक पर हमलों की हिदायत करने और जंगी जराइम की पादाश में जारी किए गए हैं। मज़ीद कहा कि शहरियों को नुकसान पहुँचाने के साथ यूक्रेन में इंसानियत के खिलाफ जुर्म और गैर इंसानी कार्रवाई के मुबैना जराइम के तहत वारंट जारी किए हैं। यूक्रेन ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है, जबकि रूस ने इस इक़दाम पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। और अब खबरें शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज से पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा किया। सेक्रेटरी एग्रीगेशन, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट और DG PDMA ने वज़ीर आला को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुमकिना बारिशों के पेश नज़र नदी नालों की भरपूर सफाई का हुक्म दिया। उन्होंने मुमकिना सैलाब के पेश नज़र मुतासरा इलाकों से अवाम के इनखला के प्लान को हतमी शक्ल देने की हिदायत करते हुए कहा कि लोगों के क़याम का मुकम्मल बंदोबस्त किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि इंसानी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के साथ साथ सैलाब की सूरत हाल में मवेशियों को भी बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कड़ी मॉनिटरिंग के तसलसल को कायम रखने की हिदायत देते हुए कहा कि तमाम बैराज लिंक, कैनाल, ड्रेनिंग सिस्टम और बंद वगैरह की सूरत हाल की रिपोर्ट बाकायदगी के साथ पेश की जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने PDMA मरकज़ी कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। नाज़रीन, शहर कायद में गर्मी की लहर जारी है, जबकि गर्मी के सताए लोग दिन भर साए की तलाश में रहते हैं। गर्मी की शिद्दत और हीट स्ट्रोक के मुमकिन खतरात के पेश नज़र
قوم کے سامنے ایک بہت اہم ایشو کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ حال ہی میں امریکن کانگریس کے اندر ہونے والی جو ریزولوشن ہے جو پاس کروائی گئی ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس حوالے سے تحقیقات کی جائیں۔ میں اس کے پس منظر میں جاؤں گا، میں نہ تو کسی ملک کے خلاف بات کرنے آیا ہوں، نہ کسی کی پارلیمنٹ کے خلاف بات کرنے آیا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے حوالے سے، کہ جب بھی پاکستان ترقی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اس کے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ دنیا کے اندر بہتر ہونے شروع ہوتے ہیں، پاکستان میں جمہوریت کی طرف قدم ہم اٹھانا شروع کرتے ہیں، تو صہیونی طاقتیں جو ہیں، صہیونی طاقتیں، اب اس کی ڈیفینیشن میں نہیں جاؤں گا، وہ کیا کرتی ہیں کہ پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے کے لیے جو سہولت کار ہوتے ہیں، جو پاکستان کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کو وہ ہائر کرتے ہیں اور اس کے ذریعے پاکستان میں انارکی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں ذرا 2-3 چیزوں کو غور سے دیکھیے گا کہ پاکستان 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس کے اندر 8 فروری کو شفاف اور پرامن انتخابات کروانا یہ بہت بڑی جیت تھی۔ آپ مجھے بتائیں خیبر پختونخوا سے لے کے مہران تک کیا پرامن نہیں رہے؟ کہیں بلاسٹ ہوا، کہیں قتل و غارت ہوئی، کوئی ڈبے اٹھا کے لے گیا؟ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں پوری پاکستانی قوم سے کہ یہ جو ریزولوشن ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ جو جہاز اڑائے گئے کرکٹ میچ کے دوران اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ جو لابنگ کی جاتی ہے، آپ کو شاید معلوم نہیں پاکستانی قوم کو، کہ کانگریس کے اندر کانگریس مین کے اوپر ایک لابی کی جاتی ہے، اس کے لیے ملین آف ڈالرز جو ہیں ہر ملک جو ہے، ہر پارٹی جو ہے، ہر سیاسی ٹولہ جو ہے وہ وہاں پہ خرچ کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر آئی ایم ایف، جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے تھے تو آئی ایم ایف کے باہر مظاہرے کس نے کیے؟ یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ان سے ملاقاتیں کر کے کس کو کہا گیا کہ پاکستان کو فنڈ نہ کیا جائے؟ پھر یہ بھی ہوا کہ اس ریزولوشن کے پیچھے یہ بات بھی شامل ہے کہ جاوید برکی صاحب جو کہ بانی پی ٹی آئی کے کزن ہیں، شہباز گل، اور ایک احمدی شخص جو کہ پاکستانی نژاد ہے قادیانی، محمد ڈاکٹر آصف، یہ جو ملینز آف ڈالر ہیں یہ انہوں نے انویسٹ کیے۔ پہلی دفعہ ریزولوشن نومبر 2023 میں لائی گئی، پھر ان کی فارن افیئر کی کمیٹی میں بھیجی گئی، پورا اس کا پیچھا کیا گیا۔ اب جب پاکستان کو پوری عالمی دنیا کے اندر عالمی بینک جو ہیں وہ پاکستان کو بڑے بڑے پروجیکٹ کے لیے فنڈ کر چکے ہیں، جو بڑے بڑے ادارے ہیں اکانومی کے انڈیکیٹرز کو واچ کرنے والے، وہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر ہوتا دکھائی دے رہے ہیں۔ اب یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی، اب جن کو ہضم نہیں ہو رہی وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اربوں ڈالر، آپریشن گولڈ سمتھ آپ کو یاد ہوگا نا، اور یاد بھی ہے، اور اس کے تانے بانے کس کے ساتھ ملتے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ وہی شخص ہے بانی پی ٹی آئی جس نے پاکستانی نژاد صادق کو چھوڑ کر میئر کے الیکشن میں ووٹ کس کو دیا؟ کس کی حمایت کی؟ گولڈ سمتھ کی حمایت کی۔ آج مرحوم ارشد شریف بھی ہمیں یاد آ رہے ہیں کہ جنہوں نے خود لائیو، میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، اگر کہیں گے تو میں آپ سب کو فارورڈ کر دوں گا، جس میں انہوں نے اسرائیل اور ہندوستان کی جو فنڈنگ ہے اس پارٹی نے جو وصول کی ہے اس کا ذکر کیا ہے، لائیو ذکر کیا تھا، وہ یہاں پہ موجود ہے۔ اچھا مجھے یہ بتایا جائے کہ پی ٹی آئی نے جو اربوں جو لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ اس لابنگ پہ خرچ کیے ہیں، تو کیا انہوں نے کشمیر کے لیے کوئی لابنگ کی ہے آج تک؟ کیا غزہ کے لیے کوئی فنڈنگ کی ہے؟ کیا غزہ کے حق میں کوئی انہوں نے؟ اور پھر دوسری بات آپ دیکھیں کہ ایک دوست ملک کو، جیسے انہوں نے
सऊदी अरब को नाराज़ किया, चाइना को नाराज़ किया, कतर को नाराज़ किया, कुवैत को नाराज़ किया। तो जब डोनाल्ड लू की बात आई, उस पर इल्ज़ाम लगाया। हम दोस्त ममालिक में शामिल करते हैं अमेरिका को। उस वक़्त अमेरिका से आज़ादी की बात की गई, साइफर लहराया गया कि ये साजिश अमेरिका ने तैयार की है। आज वो अमेरिका जो है उसकी ग़ुलामी को इख्तियार कर लिया गया है। आप देखें ये ममालिक के जो ताल्लुकात होते हैं ये बड़े नाजुक होते हैं। इनमें गैर जिम्मेदाराना बयानात देना और उस पर खड़े रहना, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। और ये आज नहीं ये बंदा कर रहा, ये बंदा मेरे बयानात निकाले पिछले साल से कम 14 साल पुराने बयानात निकाले मेरे। मैं तवातर के साथ कह रहा हूँ कि इनको जो फंडिंग हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान इस खित्ते में हमेशा से एक अहम हैसियत रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हो क्या रहा है कि मुसल्लह अफवाज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडे के तहत, क्योंकि ये जो एटमी कुव्वत है, ताकत है, ये आपसे फिर मांगी जाएगी ना, फिर आपसे मांगी जाएगी, नहीं देंगे तो छीनी जाएगी, क्योंकि जो इसकी हिफाजत करने वाले होंगे उनको हमने कमज़ोर करना है, अपने दिल की तसल्ली के लिए, अपनी तस्कीन के लिए नहीं, इक़्तिदार हासिल करने के लिए। यानी हमें इक़्तिदार चाहिए, ख्वाह हम तासुब का नारा लगा दें, ज़ुबान का नारा लगा दें, फ़िरका वारियत का नारा लगा दें, हमें इक़्तिदार हर सूरत चाहिए। हम बाहर निकलें, इस मुल्क में दोबारा अनारकी पैदा करें। इस मुल्क की इस वक्त जो देखें रियासती अदारे, हुकूमत सब मिलकर इस वक्त इस मुल्क को तरक्की की तरफ उन्होंने गामजन कर दिया है। सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट हो, यूएई की इन्वेस्टमेंट हो, कुवैत और कतर के इंशाअल्लाह ताला ये बजट पास होने के बाद उनके सरबराहान पाकिस्तान की तरफ गामजन होंगे, पाकिस्तान में आएंगे। और इसी तरह जो अभी बजट के अंदर जो इक़दाम किए गए हैं, अवाम दोस्त बजट, मैं कहूँगा ये सैलरी पेड वाला मसला भी इंशाल्लाह हल होगा इस दौरान, लेकिन बाकी जो इक़दाम किए गए हैं इंडस्ट्री के लिए, और सोलर पैनल पे जो टैक्स नहीं लगा, अद्वियात पे जो टैक्स नहीं लगा, ये सारी चीज़ें मिल मिला के जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन करेंगी। मेरी गुजारिश सिर्फ आपसे ये है कि हम ये जो लॉबिंग फर्म हायर की गई है, इसके अंदर जितने लोग हैं वो पाकिस्तान दुश्मन है। देखें, जहाँ भी यहाँ पर पाकिस्तान में कोई खातून हो, मर्द हो, जब वो कोई इस्लाम को गाली देता है या फौज को गाली देगा तो उसको बाहर सेहूनी ताकतें हाथों हाथ लेती हैं। इसमें किसी को कोई शक है तो मेरे साथ डिबेट कर लें, लेकिन हमें पाकिस्तान की सालमियत जो है वो अजीज़ होनी चाहिए। और उसके लिए क्या करना है हमने? उसके लिए हमने ये करना है कि हमने इस प्रोपेगेंडे की जद में नहीं आना। ये जो पाकिस्तान अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी एक्शन कमेटी है, इसके मेंबरान मैंने आपको बता दिए हैं, इनका किरदार मैंने आपको बता दिया है, और ये किस तरीके से वहाँ पे कांग्रेस में उन्होंने $1 लाख की इन्वेस्टमेंट के बाद, जिसकी हैसियत कानूनी तौर पे कोई नहीं है, आइनी तौर पे कोई नहीं है, वो फिर मैं वही लफ्ज़ कहूँगा, मीठा मीठा हाप हाप कड़वा कड़वा थू थू। यानी उस वक़्त अमेरिका आपको बुरा लग रहा था, अमेरिका ने आपके खिलाफ साजिश की, उसने आपकी हुकूमत गिराई। आज अमेरिका में आप लॉबिंग करके एक रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं उस वक़्त जब पाकिस्तान टेक ऑफ करने वाला है तरक्की की राह में। तो मेरा ख्याल है कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पूरी पाकिस्तानी कौम को भी अवेयर होना है, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को भी अवेयर होना है कि हम उन लोगों की साजिश का हिस्सा न बने जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहे हैं। इनके स्टेक्स पे कुछ नहीं है। वो जो अंदर बैठा हुआ है ना, जब हम जेल में थे हमारे बच्चे थे, हमारे घर वाले थे, हमारा छोटा मोटा कारोबार था, हमारे रिश्तेदार थे जिनके लिए शायद हम तड़पते हों। ठीक है, हमने इजहार नहीं किया, अल्लाह ने हमें हिम्मत दी, ताकत दी, हमने मुकाबला किया, लेकिन इस शख्स का तो लेना देना ही कोई नहीं। ये तो ये कहता है कि अगर पाकिस्तान में मेरा इक़्तिदार नहीं है तो इस पर बम गिरा दें। ये आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना होगा। अगर दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो हम दोबारा GHQ पे हमलावर होंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पे भी मुश्किलात आई, हमारी पार्टी पे भी मुश्किलात आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल आपके सामने है,
जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुए, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई। मैं वो इलेक्शन लड़ रहा था 2008 वाला, लेकिन मुझे किसी एक जगह के ऊपर बताएं कि किसी पार्टी ने रेड लाइन क्रॉस की हो। अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, पॉलिटिशियन में बुरे लोग मौजूद हैं, फौज में मौजूद हैं, जुडिशरी में मौजूद हैं, इंटेलेक्चुअल्स में मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं, लेकिन किसी ने इंस्टीट्यूशंस की रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया। एक की लीडर दहशतगर्दी में मारी जाती है, लेकिन GHQ पे हमला नहीं होता, पिंडी में मारी जाती है। हमजा कैंप पे हमला नहीं होता, मेट्रो स्टेशन नहीं जलाया जाता, या कोर कमांडर हाउस को आग नहीं लगाई जाती, या शोहदा के मुजस्समों को नहीं तोड़ा जाता। ये हमारा कोई ठेका नहीं है। फौज का ठेका 25 करोड़ अवाम ने उठाना है। अगर 25 करोड़ अवाम अपने इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो फिर आपके सामने हालात, बड़ी बड़ी दुनिया हमने देखी है कि लोग कैंपों में गए हैं और कैंपों में जाकर तो 3 वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं आया। इस जमहूरियत को बचाना है, जो जमहूरियत इस वक्त पार्लियामेंट की सूरत में मौजूद है। तमाम इलेक्शन की सूरत में चारों ने, PTI ने अपनी हुकूमत को फॉर्म किया है, KPK के अंदर, सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, पंजाब में नून ने किया है, मरकज में आज PTI के MNAs मौजूद हैं। जब आपने तस्लीम कर लिया जमहूरियत के इस अमल को, तो अब आपको किसके कहने के ऊपर पेट में दर्द उठ रहा है कि आपने इस पाकिस्तान की चूलों को हिलाना है, इसकी बुनियादों को हिलाना है। खुदा के लिए इस पे तजर्बात अपनी ज़ात को मुकद्दम रखते हुए जो है उसको छोड़ दें, अपनी ज़ात को मुकद्दम ना रखें, इस पाकिस्तान को मुकद्दम रखें। पाकिस्तान है तो हम हैं। इंशाअल्लाह हम ये सेहूनी जो ताकत है, सेहूनी जो साजिश है, ये किसी सूरत जो है हम इसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचने देंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं पहले ही कर्ज कर दूं कि ये 2018 से कंपैरिजन कर लेना। 2018 में तो प्रेसिडिंग अफसरान को बाहर धकेल दिया गया था, बाहर भेज दिया गया था। उस वक्त ये नहीं कि मैंने तो अपने पूरे पोलिंग स्टेशन को विजिट किया, साथ वाले हल्के के पोलिंग स्टेशन को विजिट किया। तमाम प्रिजाइडिंग अफसरों ने अपने अपने फॉर्म जो है सबके हवाले किए, सबके पास मौजूद हैं। किसी जगह कत्ल नहीं हुआ, किसी जगह ज़बरदस्ती नहीं हुई। तो इस तरह मैं तो समझता हूँ कि ये सारा काम जो 2018 में हुआ है, अगर वैसे होता तो फिर हालात और मुख्तलिफ होते। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के सरबराहान के इंतखाबात का अमल शुरू हो गया है। सैयद नवीद कमर कायमा कमेटी बराए खजाना, एजाज हुसैन जाकरानी कायमा कमेटी बराए मवासलात, हिना रबानीकर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खारिजा, अब्दुल कादिर पटेल कायमा कमेटी बराए मेरी टाइम के मुतफ़क्का चेयरमैन मुंतखब हो गए। चेयरपर्सन्स का इंतखाब कायमा कमेटी के इजलासों में किया गया। तमाम कमेटी के सरबराहान ने कमेटी मेंबरान से इनको चेयरमैन मुंतखब करने पर इजहार तशक्कुर किया। यहाँ आपको आगाह करें कि मनशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बैन अल-अक़वामी दिन हर साल 26 जून को मनाया जाता है। ये एक आलमी मसला है जो दुनिया भर में लाखों लोगों की ज़िंदगियों को संगीन हद तक मुतासिर करता है। इस दिन मनशियात के इस्तेमाल से पाक दुनिया के हुसूल के लिए मखसूस कार्रवाइयों और ताउन को मजबूत करने के अज़्म का अयादा किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी मनशियात के आलमी दिन पर 2024 की मुहिम साइंस, तहकीक, इंसानी हकूक़, हमदर्दी और मनशियात के समाजी, माशी और सेहत के मुज़मरात की मुकम्मल आगाही की बुनियाद पर तैयार की गई है। रवां बरस मनशियात के आलमी दिन पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पूरी दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है कि मनशियात के नुकसानात से मुतालिक आगाही को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। मनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए और कानून के नफाज के लिए भी NAF ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ करीबी हम आहंगी में काम करते हुए ANF ने पाकिस्तान भर में मनशियात की काश्त को भी मौसर तरीके से रोका। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान मनशियात के इस्तेमाल के मसले को हल करने और गैर कानूनी स्मगलिंग से निपटने के लिए मौसर इक़दामात करने को अव्वलीन तरजीह देती है।
ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ منشیات کا استعمال ایک افریط ہے جو علاقائی حدود سے بالاتر ہے۔ ہمارے معاشرے میں منشیات سے منسلک جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد تشویشناک ہے اور حکومت ان کے سدباب کے لیے پرعزم ہے۔ منشیات کے استعمال اور اس کے غیر قانونی اسمگلنگ کے انسداد کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اس افریط سے لڑنے کے لیے ہمیں بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ بہترین طریقوں سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے۔ حکومت پاکستان کا عزم ہے کہ نشے کی لت میں مبتلا افراد کی بحالی کے مؤثر انتظامات کیے جائیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ منشیات کی پیداوار اور اسمگلنگ نہ صرف ہماری نوجوان نسل اور ان کے خاندانوں کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ یہ جرائم پیشہ اور دہشت گرد عناصر کے لیے آمدن کا بھی ذریعہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کے استعمال کی بنیادی وجوہات سے نمٹنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں، میڈیا، سول سوسائٹی، والدین اور اساتذہ سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کی مدد سے ایک جامع حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ ہمیں منشیات سپلائی کرنے اور بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کر کے اپنے معاشرے بالخصوص تعلیمی اداروں میں منشیات کی ترسیل کو روکنا ہوگا۔ ایف سی بلوچستان نے تحصیل نوکنڈی کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے افغانستان کی سرحد سے منشیات اسمگل کرنے کی ایک بڑی کوشش ناکام بنا دی۔ ایف سی بلوچستان نے ایک پک اپ گاڑی کے ذریعے اسمگل کی جانے والی کرسٹل کے 295 ڈبے اور افیون کے 16 پیکٹ ضبط کر لیے۔ کارروائی کے دوران ایف سی نے 2 کلاشنکوفوں کے علاوہ گولیاں اور جدید مواصلاتی آلات بھی قبضے میں لے لیے۔ چمن کے لوگوں نے ون ڈاکیومنٹ رجیم منصوبے کے تحت پاسپورٹ بنوانا شروع کر دیے۔ طویل دھرنے کی وجہ سے چمن کے لوگ بے روزگار ہوئے اور ان کی روزمرہ زندگی متاثر ہوئی۔ دھرنے کے منتظمین نے تقریباً 8 ماہ تک لوگوں کو گمراہ کیا اور آخرکار لوگ دھرنے کو نظر انداز کرتے ہوئے چمن پاسپورٹ آفس آنے لگے۔ اس ویڈیو میں چمن پاسپورٹ آفس پر لوگوں کا ہجوم دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے کیڈٹ کا آسٹریلیا کے رائل ملٹری کالج میں نمایاں اعزاز۔ پاکستانی کیڈٹ آفاق مشوانی نے آسٹریلیا کے رائل ملٹری کالج میں قوم کا نام روشن کر دیا۔ آفاق مشوانی 147 PMA لانگ کورس کے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹ ہیں جن کا تعلق خیبر پختونخوا اپر دیر سے ہے۔ رائل ملٹری کالج آسٹریلیا میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی شاندار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں شاندار کارکردگی پر آفاق مشوانی کو میجر جنرل فنلے ایوارڈ 2024 سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ رائل ملٹری کالج میں صرف بہترین کیڈٹ کو دیا جاتا ہے۔ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار کسی کیڈٹ نے یہ اعزاز اپنے نام کیا ہے۔ کیڈٹ آفاق مشوانی نے الما میٹر PMA کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ محنت اور لگن کے ساتھ ساتھ PMA کی ٹریننگ کے ابتدائی مہینوں میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ قوم کو اپنے اس نامور فرزند پر فخر ہے۔ مری کے علاقے مسیاری لنک روڈ کے قریب جنگل کا وسیع رقبہ آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آتش زدگی کے واقعات سے جہاں سرسبز و شاداب درخت آگ کی نظر ہو رہے ہیں، وہیں جنگلی جانور اور پرندوں کی کثیر تعداد بھی متاثر ہوئی۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران مری کے مختلف جنگلات میں آگ لگنے کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں۔ ریسکیو 1122 اہلکار آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ عظیم بابا گرو نانک کی جائے پیدائش گردوارہ جنم ستھان ننکانہ صاحب سکھوں کا مقدس ترین مذہبی مقام ہے جہاں سال بھر اندرون اور بیرون ملک سے سکھ یاتری اور سیاح آتے ہیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے انہیں بہترین طبی سہولیات کی بآسانی فراہمی یقینی بنانے کے لیے گردوارہ جنم ستھان میں منی اسپتال بنایا گیا ہے جس پر سکھ یاتری بہت زیادہ خوش ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں جاوید احمد معاویہ۔ محکمہ صحت کی طرف سے پاکستان سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی اور متروکہ وقف املاک بورڈ کے تعاون سے گردوارہ جنم استھان میں منی ہسپتال بنایا گیا ہے جہاں ماہر ڈاکٹرز اور طبی عملہ تمام ضروری ادویات کے ساتھ 24 گھنٹے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے گا۔ ان کے بلڈ پریشر، شوگر یا ان کو کوئی ایشو ہو جاتا ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو اس سلسلے میں ہم ان کی ہر طرح سے ان کو طبی سہولیات ہم ان کو دے رہے ہیں۔ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ہے۔ گردوارہ جنم استھان میں منی ہسپتال کے قیام کا مقصد یہاں مختلف تہواروں میں شرکت کے لیے آنے والے سکھ یاتریوں، سیاحوں اور گردوارہ کے ملازمین کو بہترین طبی سہولیات کی بآسانی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਾ हॉस्पिटल खोला। इन्होंने अच्छी तरीके से चेकअप किया, BP वगैरह भी चेक किया और अच्छी वजह के दवाई देकर हमारे को बहुत ही अच्छे तरीके से अटेंड किया। ہسپتال میں کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے بھی تمام ضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ گردوارہ جنم استھان میں منی ہسپتال کے قیام سے سکھ یاتریوں اور سیاحوں کو بہترین طبی سہولیات کی بر وقت فراہمی ممکن ہوگی۔ جاوید احمد معاویہ، PTV نیوز، ننکانہ صاحب۔